guys, वेलकम बैक टू आवर एंटिटी एग्ज़ाम चैनल। हम अपने एंटिटी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए अपनी NIOS की समरी को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके 10 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम अपना 11 चैप्टर करेंगे। लेके माँ सरस्वती का नाम और शुरू करेंगे आज का अपना अध्ययन। फर्स्टली मैं आपको बता देती हूँ, ये चैप्टर हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर शिफ्ट में जो हमारा 2021 में हुआ था और जो 2023 में हुआ था। 2023 में एक ही शिफ्ट हुई थी जिसमें 5 से 6 क्वेश्चंस इस चैप्टर से थे हमारे, और जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उसकी हर शिफ्ट में 2-2 और एक एक क्वेश्चन तो मिनिमम था ही। इस चैप्टर पर हम थोड़ा ज़्यादा फोकस करके चलेंगे और आपको भी इसको थोड़ा डेडिकेटली कंप्लीट करना है क्योंकि हमारे जो 2025 में एग्ज़ाम होगा उसमें यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो शुरू करते हैं। खेल के प्रारंभिक अधिगम, खेल और प्रारंभिक अधिगम। थोड़ा जूम कर देती हूँ। प्रारंभिक बाल्य अवस्था में बच्चों की प्रत्येक गतिविधि बहुत आकर्षक होती है। बच्चे जो भी छोटी से छोटी एक्टिविटी करते हैं वो भी बहुत आकर्षित होती है। बच्चा जब अपने हाथों और पैरों को घुमाकर खुश होता है और किलकिलाता है तब देखने वाले आश्चर्यचकित हो जाता है। ये सभी बच्चे की खेल की शुरुआत है तथा प्रत्येक स्थान पर बच्चे के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सभी समुदाय बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के खिलौने बनाते हैं, जैसे कि झुनझुने, मोबाइल, लटकाने वाले झूमर, जो बच्चों में खेलने एवं गति क्रियाओं हेतु रुचि को बढ़ाते हैं। स्वयं प्रेरक कार्य शिशु के खेल बन जाते हैं। अब बच्चे जो भी एक्टिविटी खुद से कर रहे हैं, अगर वो एक माचिस की डिब्बी उनके पास है और अगर वो उसे खोल बंद कर रहे हैं, बार बार खोल रहे हैं, बार बार बंद कर रहे हैं, या माचिस की तिल्लियों को पहले बाहर निकाल रहे हैं फिर अंदर जचा रहे हैं, तो ये मतलब स्वयं कुछ भी एक्टिविटी अगर बच्चा कर रहा है तो वही उसके लिए खेल बन जाता है तथा बच्चों के समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होते हैं। खेलों के द्वारा बच्चे विभिन्न प्रकार की भावनाओं का अनुभव करते हैं और अपने आसपास की चीज़ों को जानना सीखते हैं। अब खेल के द्वारा बच्चे खुशी भी फील करते हैं, कभी कभी डर भी फील करते हैं कि कहीं ये बच्चा मेरा खिलौना ना ले ले। मतलब बहुत सारे इमोशंस को फील करते हैं और अपने आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं कि हमारे आसपास क्या है। कभी वो बॉल से खेलेंगे, कभी वो बैट से खेलते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से। कभी वो हथौड़ी पेचकस से भी खेलते हुए देखे हैं काफ़ी सारे बच्चे। तो मतलब वो किसी भी चीज़ का यूज़ कर लेते हैं। खेल सार्वभौमिक है, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेगा। खेल सार्वभौमिक है, खेल एकल है, खेल बहुआयामी है, मतलब कुछ भी पूछ सकता है पॉइंट्स में। तो खेल हमारे सार्वभौमिक है तथा हम सभी सहमत हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में खेल भौतिक सामाजिक संसार के रहस्यों को सुलझाने, खोजने तथा सीखने के मार्ग तैयार करते हैं। बच्चे खेल खेल कर ही बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं बचपन से। अब हमारा चैप्टर का मेन जो टॉपिक हैं वो शुरू हो चुके हैं। खेल की परिभाषा। बच्चों के खेलों को अनेक प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, किंतु हम कह सकते हैं कि एक सृजनात्मक प्रक्रिया है। खेल कैसी प्रक्रिया है? एक सृजनात्मक प्रक्रिया है जिसमें एक बच्चा स्वयं को किसी भारी थोपे गए लक्ष्यों से स्वतंत्र रखकर, बाहर से कोई भी फोर्स नहीं है बच्चे को, अपने मन और शरीर का प्रयोग करता है, जिसमें बाहर से बच्चे पर कोई भी फोर्स ना हो कि तुम्हें ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। बच्चा अपने अनुसार जैसे उसको मन से अच्छा लग रहा है वैसे अगर क्रिया करता है तो वो हमारा खेल कहलाती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये पॉइंट रख के आपसे पूछ लेंगे कि ये क्या है, खेल है, ज्ञान है, क्या है। ठीक है, बस मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ कि एग्जाम में कैसे कैसे पूछते हैं। खेल स्वयं अपने साथ दूसरों के साथ बच्चों के साथ संलग्नता या कार्य है जिसमें बच्चों द्वारा चयन किया जाता है। दूसरी तरफ फ्रोबेल ने खेल को कोई मामूली चीज न मानकर अत्यंत गंभीर और बहुत महत्व माना है। ये पॉइंट भी याद रखना है कि फ्रोबेल हमारे खेल विधि के जन्मदाता हैं, आप सभी को पता होगा। आज का आपका क्वेश्चन है कि फ्रोबेल के बारे में आपको गूगल पे सर्च करना है और कोई भी जो भी आपको अपने मन से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उन तीनों पॉइंट्स को लिखना है। अभी की अभी वीडियो को यहाँ पर पॉज करो, पहले फ्रोबेल के बारे में गूगल पे चेक करो,
देन उसके पॉइंट्स लिखने और फिर वीडियो को शुरू करो। क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि वीडियो के बाद में ये काम करेंगे तो वो टल ही जाता है, बट नहीं, आपको आज से ऐसा नहीं करना है। जो काम जब दिया गया है तभी कंप्लीट करना है, खासकर मेरी वीडियोस में तो ज़रूर, क्योंकि अब की बार हमें अपनी एंटिटी की में एक सीट अपनी की करनी है। सो गो एंड कम फास्ट। अब हमारी ये सारे डेफिनेशंस हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है, जो हमें सारी याद करनी है। अभी तो हम केवल इनको पढ़ेंगे और समझेंगे, बट एग्जाम, अब हम इन्हें एक बार पढ़ लेंगे, एग्जाम टाइम में हमें इनको बिल्कुल रट के जाना है टिप्स पे, तभी हमारा 1 मार्क्स फिक्स हो सकता है। रोस ने क्या डेफिनेशन दी? खेल आनंद युक्त स्वाभाविक रचनात्मक क्रिया है जिसके अंतर्गत मनुष्य अपनी सर्वाधिक अभिव्यक्ति प्राप्त करता है। खेल कैसा है? आनंद युक्त है, स्वाभाविक है, रचनात्मक है। ये किसने कहा है? रोस ने कहा है। हम ऐसे अगर मतलब खुद से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं कि रोस ने क्या कहा था? खेल आनंद युक्त है, स्वाभाविक है, रचनात्मक है। खेल आनंद युक्त है, स्वाभाविक है, रचनात्मक है। ऐसे करके मैं आपको तरीका बता रही हूँ, ऐसे करके आप अपनी डेफिनेशंस को याद कर सकते हैं। अब ग्रोस ने क्या कहा? खेल आंतरिक गतिविधियों और गंभीर उद्देश्यों के बिना सहज अभ्यास है जो आगे चलकर जीवन के लिए आवश्यक होंगे। स्टर्न ने क्या कहा है? खेल एक स्वतंत्र आत्मनियंत्रित क्रिया है जिसका एक स्वाभाविक लक्ष्य होता है जो आंतरिक प्रेरणाओं से निर्देशित और आरंभ होता है और जो खेलने की क्रिया द्वारा अपने आप ही संतुष्टि प्रदान करता है। मतलब खेल एक ऐसा है जो खुद ही बच्चों को संतुष्टि प्रदान करता है, जो एक स्वाभाविक लक्ष्य होता है। स्टर्न ने ऐसा कहा है। मोंटेसरी इंपॉर्टेंट है। खेल निरंतर बहती हुई धारा या बढ़ते पेड़ की अंतर्निहित गतिविधियों के सदृश्य होते हैं। खेल बच्चे का कार्य है। अब मोंटेसरी ने क्या कहा? खेल बच्चे की क्या है? कार्य है, और जो अंतर्निहित बहती धारा और बढ़ते पेड़ की अंतहीन गतिविधियों के सदृश्य होते हैं। ये तो आपको अभी डेफिनेशन याद हो गई होगी, इजी है मोंटेसरी की। हरलॉक, आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य की ओर निर्देशित कोई भी गतिविधि सही मायने में खेल नहीं हो सकती। अगर कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं और उसमें अगर बच्चे को आनंद नहीं आ रहा, खुशी महसूस नहीं हो रही, तो वो गतिविधि खेल नहीं कहलाएगी। तो इन डेफिनेशंस को हम अच्छे से याद करेंगे। खेल के महत्व, अब खेल क्यों इम्पोर्टेंट है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों की उपस्थिति खेलों के सामाजिक महत्व को बढ़ा देती है। अब खेल, अगर एक बच्चा खेल रहा है या 2 बच्चे खेल रहे हैं या एक पूरी टीम खेल रही है, तो उन सभी एक्टिविटीज से बच्चे का सोशलाइजेशन, समाज में कैसे खेलते हैं, कैसे दूसरों से बात करते हैं, वो ऑटोमेटिकली होता है, इनडायरेक्टली होता है। तो खेल से सामाजिक महत्व ऑटोमेटिक बढ़ेगा। खेल के दौरान बच्चे अपने साथियों से संवाद, वही बात लिखी हुई है, संवाद करते हैं जिसके द्वारा उनका सामाजिक संबंध मजबूत होता है। खेलों के द्वारा बच्चे काम करने के तरीके, आज्ञा पालन और शिष्टाचार सीखते हैं। संवेगात्मक विकास खेल का परिणाम है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि खेल का परिणाम क्या है? संवेगात्मक विकास है। संवेगात्मक का मतलब पता होगा आपको, इमोशनल डेवलपमेंट। खेल में बच्चा जीत, खुशी, हार, दुख, सारे इमोशंस को फील करता है, इसलिए खेल का परिणाम क्या है? संवेगात्मक विकास। ये हमारे एनआईएस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि डीएसएस भी हमारा एनओएस पर बहुत फोकस करता है, इसलिए हमें इसकी हर एक बात को मानना है। इससे बच्चों की तार्किक, वैचारिक तथा कल्पना शक्ति बढ़ती है। बच्चे एक दूसरे से अच्छी आदतें और जीवन मूल्य भी सीखते हैं। बच्चे खेलों के द्वारा विभिन्न वस्तु, लोगों और पशुओं की विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं जो उनके सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। अब खेल है हमारे शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, मतलब हर एक एस्पेक्ट पर फोकस करता है। होलिस्टिक वर्ड की तरफ जाना है हमें, मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया। बच्चे को शिक्षा देने के लिए खेल एक स्वाभाविक तरीका है। ध्यान देना इस लाइन पर, बच्चों को शिक्षा देने के लिए खेल एक स्वाभाविक तरीका है। अब अगर हम एंटिटी टीचर बनेंगे अब इन डीएसएसबी में या किसी भी स्टेट में, तो हम बच्चे को कैसे सिखाएंगे? हम बच्चे को खेल खेल में ही सिखाएंगे। बच्चे को कॉपी पेन देकर हमें नहीं सिखाना। जो हमारी बाल वाटिका 1 है, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 है, ये जो 3 क्लासेस होती हैं प्री स्कूल की, उसमें हमें बच्चों को खेल खेल में ही सिखाना है। तो ये लाइन इस बात को सत्य साबित करती है कि बच्चों को शिक्षा देने के लिए खेल स्वाभाविक तरीका है। इसके माध्यम से वे अपनी गतिविधियों के प्रभाव को तुरंत समझ जाते हैं।
खेल एक सार्वभौमिक घटना है, हमने ऊपर भी पढ़ा, इसमें बच्चों के संपूर्ण विकास और वृद्धि का लाभ होता है। शारीरिक उपयोगिता, अब खेल की शारीरिक उपयोगिता क्या है? बच्चों के शारीरिक विकास में खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बच्चे खेलेंगे तो उनकी मसल्स अच्छे से डेवलप होंगी, ब्लड फ्लो अच्छे से होगा, उनकी हाइट वेट सब मतलब एक्यूरेट रहेगा एज के अनुसार। तो वही सेम बातें लिखी हैं, आप पढ़ सकते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगा। सामाजिक उपयोगिता है जो मैंने आपको ऊपर बताया, खेल मित्रवत संबंध विकसित करने और सहयोग सीखने में मदद करता है। खेल के दौरान बच्चे अधिक से अधिक सामाजिक संपर्क होता है, इस प्रकार वे सामाजिक शिष्टाचार व्यवहार अपने मित्रों के साथ समस्या समाधान के तरीके सीखते हैं। संज्ञानात्मक विकास मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अब खेल में माइंड का यूज तो होगा ही, बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बच्चों का अवलोकन करने, ध्यान केंद्रित करने, प्रयोग करने, उनकी समस्याओं का समाधान करने के अवसर। खेल उनके कौशलों, शब्द भंडार, अभिव्यक्ति, कल्पना और सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी को भी इन्हेंस करता है। नैतिक उपयोगिता मतलब मोरल वैल्यूज बच्चे में डेवलप होंगी खेल के दौरान। बच्चा क्या सही क्या गलत, बड़ों का आदर कैसे करना है, सम्मान, आयु वर्ग के बच्चों के साथ कैसे खेलना है, मित्रों और खेल साथियों के साथ कैसा व्यवहार करना है, आदि सभी मोरल वैल्यू सीखता है। अब ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको मैंने हाईलाइट भी किया है, उपचारात्मक उपयोगिता, इंग्लिश में कहेंगे थेरेपेटिक वैल्यू, जिसका मतलब है खेल बच्चों को दबे हुए संवेगों को निकालने में सहायता करता है। शर्मीले बच्चे, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ज़्यादा बात नहीं करते, मतलब अपने आप में ही रहते हैं, ना उन्हें किसी से कोई शिकायत होती है, ना उन्हें किसी से कोई बात करनी होती है, क्यों? बट खेल के द्वारा ये जो बच्चे की समस्या होती है ना वो दूर हो जाती है, दूसरे बच्चों के साथ खुश रहना सीखते हैं। जबकि आक्रामक बच्चे धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार करना सीख जाते हैं। अति स्पर्धा करने वाले बच्चे हार या नुकसान सहन करना सीख जाते हैं। असुरक्षित महसूस करने वाले बच्चे खेल के माध्यम से आत्मसम्मान और दूसरों का सम्मान करना भी सीख जाते हैं। तो खेल क्या है, एक उपचारात्मक उपयोगिता है, इसकी थेरापेटिक वैल्यू है कि अगर बच्चा ज्यादा नहीं बोलता, किसी के साथ मतलब उसके दोस्त नहीं है, तो खेल के द्वारा वो लोगों से बात करना सीख जाता है। अगर कोई बच्चा ज्यादा आक्रामक है तो वो धैर्यपूर्वक उसको आराम से बैठ के अपनी मतलब टर्न का वेट करना होगा। तो मतलब खेल एक थेरेपी की तरह बच्चे की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। तो अगर अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि हमारे खेल का इम्पोर्टेंस है कि वो थेरेपेटिक वैल्यू बच्चे में डेवलप करता है, उपचारात्मक उपयोगिता बच्चे में डेवलप करता है, तो अगर हमने ये पढ़ा ही नहीं होता तो आप बता पाते? अपने मन से पूछो, नहीं। इसलिए हमें 100 मार्क्स के लिए मेहनत करनी है। मनोरंजनात्मक उपयोगिता, अब बच्चे का खेल के द्वारा मनोरंजन भी होता है, रिक्रिएशनल वैल्यूज डेवलप होती हैं। खेल गतिविधियां आनंद और तनाव से मुक्ति प्रदान करती है। ये बच्चों को संवेगात्मक मतलब इमोशनल रूप से संतोष करती है और उन्हें उबाऊ मतलब बोर होने से बचाती है। शैक्षिक उपयोगिता, अब एजुकेशनल वैल्यू भी है, बच्चे खेल के दौरान बहुत कुछ सीखते हैं। एजुकेशनल उपयोगिता तभी तो हम अपने बाल वाटिका में बच्चों को एंटिटी लेवल पर खेल के द्वारा सिखाते हैं। खेलने के द्वारा बच्चे रंग, आकार, आकृति, बनावट आदि के बारे में सीखते हैं। तो आपने देखा कि हमारे खेल के क्या क्या इम्पोर्टेंस है। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ, संवेगात्मक तंत्रिका विज्ञान से संबंधित आधुनिक अनुसंधानों ने यह खुलासा किया कि मस्तिष्क में खेल एवं न्यूरोजेनेसिस में महत्वपूर्ण संबंध है। किसमें? खेल में और न्यूरोजेनेसिस में महत्वपूर्ण संबंध है। किसने देखा? ये संवेगात्मक तंत्रिका विज्ञान ने। अब एग्जाम में पूछ लेगा कि संवेगात्मक तंत्रिका विज्ञान के अनुसार मस्तिष्क में खेल और न्यूरोजेनेसिस में कैसा संबंध है? महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट संबंध है। यह इस बात पर बल देता है कि बच्चे शारीरिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और सामाजिक पहलुओं को मिलाकर एकीकृत दृष्टिकोण से बेहतर सीखते हैं। मतलब सारे खेल में सर्जियो पोलिस, मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख के दिखाती हूँ, सर्जियो पेलिस पोलिस जैसे वैज्ञानिक, अभी ये कोई एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने खेल से प्राप्त हुए अनुभव हमारे मस्तिष्क के सामने के सिर पर न्यूरॉन्स के संबंध में बदल जाते हैं। अब सर्जियो पेलिस ने क्या कहा कि जो खेल है, खेल से जो हमें प्राप्त अनुभव होते हैं, जो एक्सपीरियंस मिलते हैं, वो हमारे मस्तिष्क के सामने के सिर पर न्यूरॉन्स के संबंध में बदल जाते हैं, मतलब न्यूरॉन्स के रूप में बदल जाते हैं। तो इस पॉइंट को हम याद रखेंगे।
अब खेल के प्रकार, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहीं से शुरू होता है। वैसे पूरा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, बट कहते हैं ना, इम्पोर्टेंट में से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो ये खेल के प्रकार है। कि अब पियाजे के अनुसार ऐसे ही मतलब दो तीन साइंटिस्ट हैं, मतलब दो तीन मनोवैज्ञानिक हैं, सॉरी साइंटिस्ट नहीं मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने खेल के प्रकार दिए हैं जिनको हमें याद रखना है। अब पहले हमारे प्याजे प्याजे चाचा, जिन्होंने 3 टाइप्स दिए हमारे खेल के। एग्जाम में पूछा गया था 2023 के ही प्रीवियस ईयर में, ऐसे ही नाम देके, जो हमारा मतलब आगे वाला टॉपिक है, चलो वहीं पे आएगा तो बताऊंगी कि प्याजे ने कितने खेल के प्रकार दिए। तो हमें याद रखना है 3 प्रकार दिए हैं। कितने दिए हैं? 3 प्रकार दिए हैं। पहला है, पहले तो आपको इन तीनों के नाम ही याद रखने हैं। प्रैक्टिस प्ले यानी कि अभ्यास खेल, प्रतीकात्मक खेल, नियमों वाले खेल। अब इनके नाम मैंने इंग्लिश में इसलिए लिख दिए क्योंकि इंग्लिश में याद रखना थोड़ा इजी हो जाता है। प्रैक्टिस प्ले, सिंबॉलिक प्ले, गेम विद रूल। ठीक है, प्रैक्टिस प्ले, सिंबॉलिक प्ले, गेम विद रूल। अब हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस प्ले में क्या है। यह संवेदी गति अवस्था मतलब सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 ईयर से मेल खाती है। हमने पढ़ा था ना पियाजे की फर्स्ट स्टेज कौन सी थी? सेंसरी मोटर स्टेज, जो थी 0 से 2 वर्ष की थी, तो उससे मेल खाती है। खेलों के दौरान भौतिक इंद्रियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भौतिक इंद्रियां मतलब जो हमारे सेंसेस हैं। इस अवस्था में खेल में बार बार की जाने वाली शरीर की गतिविधियां, जैसे मुंह में वस्तु को रखना, थूक के बुलबुले बनाना आदि शामिल है। तो हमें इसमें क्या रहा याद रखना है? प्रैक्टिस प्ले किससे रिलेटेड है? सेंसरी मोटर संवेदी गति अवस्था से, जो 0 से 2 वर्ष की है। और इस खेल में क्या होता है कि बच्चा जो बार बार करने वाली एक्टिविटी वो करता है, जैसे मुंह में वस्तु को रखना, थूक के बुलबुले बनाना आदि। प्रतीकात्मक खेल, सिंबॉलिक प्ले, यह तब प्रारंभ होती है जब बच्चे वस्तुओं को किसी चीजों के प्रतीक के रूप में प्रयोग करने लग जाते हैं, सिंबल के रूप में प्रयोग करने लग जाते हैं। ये कौन सी स्टेज में खेला जाएगा? 2 से 7 वर्ष में। वर्ष भी आपको याद रखना है। इस अवधि में एक सदृश्य मूलक प्रणाली विकसित होती है, आपको ये पॉइंट याद रखना है। सिंबॉलिक प्ले में, प्रतीकात्मक खेल में कौन सी प्रणाली विकसित होती है? सदृश्य मूलक प्रणाली। कौन सी प्रणाली? सदृश्य मूलक प्रणाली। इंग्लिश में इसे कहेंगे रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम डेवलपमेंट। मैं यहाँ पे लिखूं आपके लिए, रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम डेवलपमेंट किस में होती है? प्रतीकात्मक खेल में। बच्चे स्वांग रचने लगते हैं तथा काल्पनिक खेलों में सम्मिलित होने लगते हैं। काल्पनिक खेलों में सम्मिलित होने लगते हैं मतलब फैंटेसी रोल प्ले करने लगते हैं। अब नियम वाले खेल मतलब गेम विद रूल, यह स्तर तब प्रारंभ होता है जब बच्चा जटिल और उस पर थोपे गए नियमों को स्वीकार करने लग जाता है। 7 से 11 वर्ष में। आपको ये वर्ष भी याद रखने हैं कि हमारा प्रैक्टिस प्ले 0 से 2 वर्ष, प्रतीकात्मक सिंबॉलिक प्ले 2 से 7, नियम वाले खेल 7 से 11। इसमें क्या होता है? नियम विकसित हो जाते हैं, बच्चे नियम सीख जाते हैं और खेल अब सामाजिक पहलू की धारणा बन जाते हैं। आपको याद हो गया पियाजे ने खेल के कितने टाइप दिए? 3 टाइप दिए थे जो हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे हमारे स्माइलेंस्की के अनुसार। स्माइलेंस्की ने खेल के कितने टाइप दिए हैं? 4 टाइप दिए हैं, याद रखना है। पहला है हमारा व्यवहारिक खेल, फंक्शनल प्ले, रचनात्मक खेल, कंस्ट्रक्टिव प्ले, अभिनयपूर्ण या नाटकीय खेल, ड्रामेटिक प्ले, नियमों वाले खेल, गेम विद रूल। ये चारों हमारे किसने दिए हैं? स्माइलेंस्की ने दिए हैं। अब व्यवहारिक खेल, फंक्शनल प्ले, यह पहली अवस्था है। स्माइलेंस्की के अनुसार पहली अवस्था कौन सी है खेल की? तो व्यवहारिक प्ले है, जिसमें बच्चे वस्तुओं के साथ खेलते हैं। इस अवस्था में शारीरिक गतिविधियां तथा गत्यात्मक कौशल भी विकसित होते हैं, मतलब फिजिकल एक्टिविटी होती है इसमें सिर्फ। रचनात्मक खेल, कंस्ट्रक्टिव प्ले, इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं का प्रयोग कुछ बनाने या निर्मित करने के लिए करते हैं। आपको रचनात्मक मतलब किससे कुछ रचना करने से ही रिलेटेड है। इसमें संवेदी गामक गतिविधियां भी शामिल होती हैं, जहां बच्चे अपनी सृजनात्मकता का प्रयोग करते हैं। बच्चे अपने परिवेश को समझना शुरू कर देते हैं और जैसा देखते हैं वैसे ही करने लग जाते हैं। आपको याद रखना है कि रचनात्मक खेल में क्या है कि बच्चे जैसा देखते हैं वैसे ही क्रिएटिविटी करने शुरू कर देते हैं। अभिनयपूर्ण और या नाटकीय खेल, ड्रामेटिक प्ले,
बच्चे कुछ चीज़ों से कुछ ना कुछ बनाने के लिए कल्पना का प्रयोग करने लगते हैं। अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग बच्चे चीज़ों को बनाते हैं। नियमों वाले खेल, बच्चे प्रतियोगिता वाले खेलों में भाग लेना शुरू कर देते हैं। यह बच्चों को नियमों की धारणा को समझने में सिखाता है और उन्हें नियमों को स्वीकार करना और नियमों के अनुसार खेलना। अब बच्चे रूल्स के अकॉर्डिंग सीखना शुरू कर देते हैं। पार्टन, अब यही हमारे 2023 के प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि पार्टन के अनुसार खेल के कितने प्रकार दिए उसने, तो 6 टाइप्स दिए हैं। यही पूछा था, 4 दिए हैं, 2 दिए हैं, 3 दिए हैं, तो 6 दिए हैं। तो अब जो हमारे 2025 में होगा उसमें पूछ सकते हैं कि स्मेलेंस्की ने कितने टाइप दिए थे, बताओ कितने दिए थे। अभी हमने ऊपर पढ़ा है 4 टाइप दिए थे। तो हम ये पढ़ेंगे, हमारा पहला टाइप है अव्यस्त अव्यस्त खेल, अनऑक्यूपाइड प्ले। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि मतलब कुछ भी व्यवस्थित नहीं होगा। बच्चा दूसरों के साथ बिल्कुल भी सक्रिय रूप से नहीं खेलता, वह सक्रिय सहभागिता नहीं करता, मतलब दूसरे के साथ नहीं खेलता। इस तरह के खेल जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चे खेलते हैं। अनऑक्यूपाइड प्ले कितने वर्ष तक के बच्चे खेलते हैं? 0 से 2 वर्ष। ये खेल बाद में विस्तार और विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। एकल खेल, सॉलिटरी प्ले, नाम से ही है कि बच्चा अकेले खेलेगा, दूसरे में उसकी कोई रुचि नहीं होगी, वही लिखा है। वे दूसरों के खिलौनों के प्रति रुचि ही नहीं रखते और न ही उनकी तरफ देखते हैं। यह प्रकृति अपेक्षाकृत छोटे बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे यह प्रकृति हर उम्र में बच्चों के लिए लाभदायी होती है। एकल खेल से बच्चों में रचनात्मक शक्ति का विकास होता है। सॉलिटरी प्ले से बच्चे में क्या होता है? रचनात्मक शक्ति विकसित होती है। ऑन लुकर प्ले, दर्शक खेल, इसके बारे में देखते हैं क्या है ये। इस खेल में बच्चा दूसरों को खेलते हुए देखता है। ऑन लुकर मतलब देखेगा सिर्फ, पर वह खेल में शामिल नहीं होता, सिर्फ देखता है कि दूसरा बच्चा क्या खेल रहा है, कैसे खेल रहा है। हो सकता है उस समय वह उसके सामाजिक महत्व पर सोच रहे हो या खेल के बारे में और अधिक ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हो। यह प्रवृत्ति 2.5 से 3.5 वर्ष के बच्चों में देखी जाती है। आपको ये वर्ष याद रखने हैं कि किस वर्ष में कौन सा खेल खेला जाता है। तो ये तीनों आपको अच्छे से याद समझ आ गए। अब हम पढ़ेंगे पैरेलल प्ले, समानांतर खेल। वर्ड से ही अंदाजा लग रहा है कि बच्चे एक दूसरे के साथ खेलना प्रारंभ कर देंगे। यह खेल भी 2.5 और 3.5 साल के बच्चों के खेलता है, जो समानांतर साथ साथ खेलते हैं। समानांतरी एक दूसरे के साथ बैठकर खेलते हैं, परंतु वे एक दूसरे के साथ नहीं खेलते, मतलब आमने सामने खेलते हैं पर एक दूसरे के साथ नहीं खेलते। इस पॉइंट को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। एक दूसरे के आमने सामने खेल रहे हैं परंतु साथ नहीं खेल रहे। एक ही प्रकार के खिलौने या मिमिक से बारी बारी खेलते हैं। यद्यपि ऐसे समय में बच्चे आपस में बहुत कम संपर्क होता है, वस्तुतः ऐसे में एक दूसरे से बहुत अधिक सीखते हैं। एसोसिएटिव प्ले, 3 से 4 साल के बच्चे, 3 to 4 ईयर का बच्चा इसमें आएगा, के साथ साथ खेलना प्रारंभ कर देते हैं, पर वे सामूहिक लक्ष्य पर ध्यान नहीं देते, मतलब उनका गोल एक नहीं होता, पर साथ साथ खेलते हैं। इस समय पर बच्चे खेल के कोई नियम नहीं बनाते। इस समय वे आपसी सहयोग और समस्या के समाधान को ज्यादा आवश्यक मानते हैं, मतलब प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, अपने अपने अनुसार खेलते हैं। कोऑपरेटिव प्ले, सहकारी प्ले। सहकारी खेल वह खेल है जहाँ खेल समूह में व्यवस्थित हो जाते हैं अब तथा टीम भावना देखने को मिलती है। अब बच्चा टीम में खेलते हैं कि इस टीम में 5 बच्चे हैं, इस टीम में ये 5 बच्चे। अब टीम का जो उद्देश्य है ना, उसको सारे बच्चे फॉलो करते हैं। बच्चे अब इस बात में रुचि लेते हैं कि वे क्या खेलते हैं और किसके साथ खेलते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा ऐसा कौन सा खेल है जिसमें बच्चे इस चीज में रुचि लेने लग जाते हैं कि वे क्या खेलते हैं और किसके साथ खेलते हैं, तो हमारा कोऑपरेटिव प्ले होगा। वे इस समय किसी को अपने नेता स्वीकार कर लेते हैं और साथ ही दी गई भूमिका को भी स्वीकार कर लेते हैं। वे अपनी भूमिका का चुनाव करते हैं और अपने समूह के लक्ष्य, खास लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब ये 6 खेल के टाइप हमने पढ़ लिए हैं। अब हम करेंगे इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। अभ्यास खेल मतलब प्रैक्टिस प्ले, तो ये हमारा था खेल के दौरान इंद्रियों की अहम भूमिका होती है। अभिनयपूर्ण खेल मतलब ड्रामेटिक प्ले, इसमें हमारा बच्चा क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन का यूज करता है, कल्पना का यूज करता है। प्रतीकात्मक खेल, सिंबॉलिक प्ले के बारे में पढ़ा था जो हमारी प्याजे ने दी थी। सिंबॉलिक प्ले में क्या था? सदृश्य मूलक प्रणाली, मैंने आपको इंग्लिश में भी लिख के दिखाया था, रिप्रेजेंटेशनल सिंबॉलिक प्ले डेवलप होता है इसमें। व्यवहारिक खेल
जो हमारा फंक्शनल प्ले था, जो समलैंकी ने पहली अवस्था थी। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, व्यवहारिक खेल हम ऊपर मैच करेंगे। जो हमारा ये व्यवहारिक खेल था, ये पहली अवस्था थी, किसने दी थी? स्माइलेंस्की ने। तो आपको ये याद होगा ना, तो आप इजीली आंसर दे पाएंगे। अब हम इन दो क्वेश्चंस को करेंगे। बताइए कि कौन सा कथन सत्य है और असत्य है। आप पहले वीडियो पॉज करके अपने अकॉर्डिंग आंसर देंगे और फिर देखेंगे कि आपका आंसर ठीक था या नहीं। 6 माह का एक बच्चा पार्क में 6 माह का एक बच्चा पार्क में बच्चा घूमने वाली गाड़ी में है तथा अन्य बच्चों को फिसल पट्टी पर ऊपर से नीचे फिसलते हुए देख रहा है। मतलब देख रहा है, वह दृश्य खेल का आनंद ले रहा है। क्या वह दृश्य ओनलुकर प्ले है? बिल्कुल वह ओन लुकर प्ले है, क्योंकि वो बच्चा उस खेल में इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ देख के सीख रहा है कि वो कैसे खेल रहा है। दूसरा क्वेश्चन, 2 वर्ष का एक बच्चा गुटकों से मतलब ब्लॉक्स, जो ब्लॉक्स होते हैं, को जोड़ जोड़ कर टावर बना रहा है। यह रचनात्मक खेल का एक उदाहरण है। बताइए क्या ये क्रिएटिव प्ले है? बिल्कुल क्रिएटिव प्ले है, क्योंकि बच्चा अपने अकॉर्डिंग ब्लॉक्स को लगाकर टावर बना रहा है। अब खेल कैसे विकसित होते हैं, इसके बारे में अब हम कल सेकंड पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये हमारा थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। यहीं तक आप अपनी रिवीजन करना, इम्पोर्टेंट मतलब अपने नोट्स बनाना। नोट्स इम्पोर्टेंट हैं, यहीं आपको अगर आप लिखेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म आपकी मेमोरी में सेव हो जाएंगे। तो लिख लिख कर अपने नोट्स बनाएं, एग्ज़ाम टाइम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।